नमस्कार, मैं हूं एमपी पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर भारत तक न्यूज़। आज हम अपने खास कार्यक्रम दुनिया की बात करेंगे। दुनिया की बात में आज का विश्लेषण हमारा होगा भारत चीन विवाद है, जिसकी शुरुआत और अभी तक क्या स्थिति में भारत चीन विवाद पहुंचा है, हम आज उसी पे बात करेंगे। भारत चीन विवाद की शुरुआत कहें तो पिछले 45 दिनों से ये विवाद काफ़ी सुर्खियों में और चर्चा में बना हुआ है। आज उसका खास कारण ये भी रहा कि आज शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल की स्तर की मीटिंग थी, जिसमें भारत चीन विवाद के बारे में पूरी विस्तृत बातचीत दोनों देशों के जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे उन दोनों को आज बात चल रही है और अभी मौजूदा हालात में ये बातचीत हो रही है और उसमें भारत चीन सीमा विवाद जो है उसका हल निकालने की तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये हल इतनी आसानी से निकल पाएगा, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके पीछे अगर तर्क देखा जाए तो इसके पीछे के कई कारण हैं जो भारत चीन विवाद को अभी तत्काल प्रभाव से समाप्त होते नहीं दिखाई देते। इसका पहला कारण हम अगर शुरुआत करें तो इस विवाद की शुरुआत हुई कहाँ से? इस विवाद की शुरुआत हुई तब से जब आज से 45 दिन पहले भारत ने अपनी सीमा के अंदर चीन के पास लद्दाख में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया। जब भारत ने चीन की सीमा के साथ अपनी सीमा में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया, तब चीन को आपत्ति होना शुरू हुई। इसका प्रारंभ तो यहाँ से ज़रूर हुआ, लेकिन ये विवाद भारत चीन सीमा और सड़क विवाद से रिलेटेड नहीं था। हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन हम पहले मौजूदा विवाद की बात कर लें जो भारत चीन सीमा विवाद पर बना हुआ है। इसकी बात करते हैं। भारत ने अपनी सीमा के अंदर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया, जिससे चीन को परेशानी होना शुरू हुई, क्योंकि चीन अब तक जो भारत की स्थिति को समझता आ रहा था वो यह था कि भारत अपनी सीमा के अंदर अगर कोई निर्माण कार्य करता था तो चीन उसको बताता था कि वो हमारी सीमा में निर्माण कार्य हो रहा है, और ऐसे में दोनों ही देश सीमा पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से बचते थे। मगर चीनी की जो एक पॉलिसी है चीन की कि वो धीरे धीरे रेंगते अपनी ज़मीन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और उस पॉलिसी के तहत चीन ने चुपचाप कई क्षेत्रों में, सीमावर्ती भारत के क्षेत्रों में अपनी सड़क का निर्माण और हवाई पट्टियों का निर्माण प्रारंभ किया और उसको धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा किया। भारत को जब इन चीज़ों के बारे में एहसास हुआ कि कहीं न कहीं चीन सीमा पर अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है और अपनी सीमा से चीन का जो संपर्क है संपर्क को मजबूत कर रहा है सड़क के माध्यम से, तो भारत ने उसी रणनीति पर कार्य करना शुरू किया और भारत ने भी अपनी सीमा के अंदर अपनी सड़कों का निर्माण चीनी सीमा तक करने का प्रयास शुरू किया, जिसमें काफ़ी हद तक उन्होंने कार्य किया भी। अब इस विवाद से क्या हुआ? इससे हुआ ये कि चीन को सबसे पहले ये परेशानी होने लगी कि उसे लगने लगा कि भारत अब उसी की भाषा में उसको जवाब दे रहा है जो चीन को कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब चीन ने क्या किया? चीन ने इसके बाद अपनी आपत्ति दर्ज कराना शुरू किया, जिसमें उसने ये निर्णय लेना शुरू किया कि वो तरह तरह से भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करने लगा। इसकी शुरुआत उसने की गलवान घाटी भारत की और चीन की नियंत्रण सीमा रेखा है गलवान घाटी में, जहां पर श्योक नदी से दौलत बेग तक भारत ने सड़क का निर्माण किया। अब भारत के सड़क निर्माण से चीन को आपत्ति होना स्वाभाविक था, उसने उस पर आपत्ति दर्ज कराई। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उसको ये हमेशा से लगता है कि हमारे पड़ोसी देश जो भी हैं वो किसी भी स्थिति में सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य न करें। सीमा का विस्तार करने में आसानी रही है। चीन की शुरू से मंशा रहती है कि वो अपनी सीमावर्ती जितने भी देश हैं वो उनको कहीं ना कहीं वो हमेशा इस चीज़ को लेकर परेशान करता है और कोशिश करता है कि उसके क्षेत्र का विस्तार धीरे धीरे करके होता रहे। ये चीनी मंशा है। लेकिन अब भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने चीन की इस मंशा को ध्यान में रखते हुए और जब कोविड-19 की महामारी जनवरी में भारत में प्रवेश हुई, उसके बाद वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से चीन की घेराबंदी शुरू होने लगी और चीन ने
चीन का आर्थिक और एक वैश्विक बहिष्कार शुरू हुआ, जिसमें कई देश, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे देश थे जिन्होंने चीन की कड़ी आलोचना की, उसके कोरोना वायरस के संक्रमण को छुपाने को लेकर या उसको दबाने को लेकर। लेकिन चीन का असर इसलिए इन चीज़ों पर तब ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि इन देशों से चीन को चूँकि वास्तविक रूप से कोई खतरा नहीं था, लेकिन जो चीन के सीमावर्ती देश हैं, चीन को उनसे ज़्यादा खतरा हमेशा महसूस रहता है, और ख़ास तौर से भारत से, क्योंकि भारत सामरिक रूप से चीन के समकक्ष खड़ा होता है। इस बात को चीन बहुत अच्छी तरीके से समझता है और चीन ने इस चीज़ को ही समझते हुए भारत के ऊपर दबाव वाली राजनीति करना शुरू किया। और चीन ने भारत के अंदर एक साइलेंट मोड में भारत की जो जनता है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो मार्केट है, उसमें चीन ने अपना प्रवेश करना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में चीनी प्रोडक्ट का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ा और चीन का जो सामान था वो भारतीय बाज़ारों में काफ़ी हद तक प्रवेश कर गया। जिससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ ये कि भारत की जो छोटी कंपनियां थीं, जो भारतीय मूल की कंपनियां थीं, उनके जो प्रोडक्ट थे, उनके जो सामान थे, उनके सामान और चाइनीज़ सामानों के जो बीच में एक बड़ा प्राइस का अंतर गैप आया, रेट का गैप आया, जिसका फ़ायदा चीन को मिला और चीन ने अपने सस्ते सामान का लालच देकर भारतीय बाजार पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन भारत सरकार ने इस बात को बहुत ही समय रहते भांप लिया कि चीन जो है वो भारतीय बाजारों में कब्जा कर रही है। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने 17 अप्रैल 2020 को एक गाइडलाइन जारी की, जिसमें उन्होंने ये बहुत साफ शब्दों में कहा कि भारतीय सीमावर्ती देश, इन शब्दों को बहुत भारत सरकार ने खास तौर से ध्यान दिया कि भारतीय सीमावर्ती देश यानी कि भारत की सीमा के आसपास के जो भी देश हैं, उनका अगर भारत की किसी कंपनी में कोई निवेश होता है या किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप होता है तो उसके लिए उनको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले क्या था? पहले ऐसा नियम नहीं था, जिसकी वजह से कोई भी सीमावर्ती देश अगर भारत सरकार की या भारत की किसी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कंपनी में कोई सीधा निवेश करते थे तो उससे भारत सरकार को अनुमति लेनी नहीं पड़ती थी। इसका उदाहरण मिलता चीन का जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसको चीन का सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है, उसने भारतीय घरेलू बैंक HDFC में 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए। जिस समय ये खरीदारी हुई उस समय भारत में ऐसा कोई नियम नहीं था कि भारत की किसी कंपनी के लिए चीन को भारत सरकार से परमिशन लेके ही खरीदनी पड़ेगी। लेकिन चूंकि 17 अप्रैल को सरकार ने चीन की मंशा को ध्यान रखते हुए कि चीन भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे घुसना चाहता है और आने वाले समय में अगर भारत चीन के बीच में विवाद हो तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कोलैप्स कर सके, उसके ऊपर दबाव बना सके और जिसके तहत वो भारत पर दबाव बना सके, इसलिए वो अपनी रणनीति में कामयाब ना हो, भारतीय सरकार ने इसको भली बात समझते हुए उन्होंने तुरंत चीन के इस कार्य के बाद 17 अप्रैल को ये एडवाइजरी जारी कर दी कि अब भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र में जितने भी अन्य देश हैं, इन देशों का अगर कोई निवेश भारत की किसी कंपनी में होता है तो उसके लिए उसको भारतीय सरकार से परमिशन की आवश्यकता होगी। जिसका सीधा फायदा क्या हुआ? जिसका सीधा फायदा ये हुआ कि बाकी देशों की अपेक्षा चीन को इससे सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि चीन को लगा कि ये निर्णय भारत सरकार ने खास तौर से उसके लिए लिया है, क्योंकि चीन का भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंटरफेरेंस देखा जा रहा था, जिसको भारतीय बाजार भी महसूस कर रहा था कि चीन के सामान और चीन के कंपनियों का जो निवेश है वो भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। अब भारत चीन सीमा विवाद के पीछे था, वो अगर
कूटनीतिक स्तर से देखा जाए तो वो विवाद सीमा विवाद नहीं था, बल्कि चीन की एक खींच थी जो भारत सरकार ने 17 अप्रैल को इस आदेश के जरिए चीन पर लगाई थी। अब चीन उस खींच के जरिए किया क्या, उसने किया क्या कि उसने भारत पर दबाव बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने सैन्य गतिविधियों को बढ़ाना शुरू किया। इसका पता कैसे चला? इसका पता चलता है जब भारत की सैटेलाइट पिक्चर ने, भारत के खुफिया एजेंसियों ने चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों की सैटेलाइट पिक्चर निकाली, तो उस सैटेलाइट पिक्चर में बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में वाहनों का काफिला, तंबू, टेंट और चीनी सैनिकों के जो अस्थायी निर्माण था शिविरों का, वो साफ तौर से दिखाई दिया, जिससे भारत को ये समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि चीन सीमा पर तनाव बढ़ाकर अपना दबाव कायम करना चाहता और भारत सरकार पर ये दबाव बढ़ाना चाहता है कि भारत सरकार उसको कई मामलों में छूट दे, जिससे वो अपना निवेश को भारत की अर्थव्यवस्था में कर पावे। लेकिन चूंकि चीन को ये उम्मीद थी कि उसका ये दबाव की राजनीति उसके काम आएगी, लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके जस्ट उल्टा। हुआ ये कि भारत सरकार ने चीन की जब इस दबाव वाली राजनीति का जवाब बहुत ही सधे तरीके से और स्टैंड होके दिया, बल्कि चीन की भाषा में ही चीन का जवाब भारत ने उसी की भाषा में देना शुरू किया, और भारत ने भी अपने सैनिकों की तादाद चीनी सैनिकों की तादाद के बराबर ही बॉर्डर और सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ा दी, और बड़े हथियार और बड़े टैंकों का भी वहाँ पर उसने जो उनको जो एस्टेब्लिश करना था, लगाना था, भारत ने अपनी सीमा पर तैनात कर दिया। बड़े हथियारों को भी खेप सीमा पर तैनात कर दिया। अब इसको चीन ने, जो भारत को दबाने की स्थिति को समझ रहा था कि वो दबा ले जाएगा, उसकी ये रणनीति फेल हो गई, जिसकी वजह से चीन पूरी तरीके से परेशान हो गया और बौखलाहट में उसने भारतीय सीमा के 2 किलोमीटर अंदर आने का प्रयास किया, जिसमें भारतीय सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों से उसकी हाथापाई और झड़प होनी शुरू हुई। तो ये है पूरा 45 दिन का पूरा मामला, जिसमें भारत चीन सीमा विवाद बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा है। आज की ताज़ा स्थिति क्या है? आज की ताज़ा स्थिति ये है कि आज जब 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के दोनों तरफ के अधिकारियों की आज एक मीटिंग सीमा पर चल रही है, और लोगों को उम्मीद है कि इस मीटिंग के माध्यम से भारत चीन सीमा विवाद का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। और अगर ये हल नहीं निकलता है तो भारत और चीन के बीच में एक ऐसी संधि भी हुई है कि अगर चीन और भारत सीमा पर कोई विवाद होता है तो उसका बातचीत के जरिए ही इसका हल निकाला जाएगा। वो बातचीत प्रथम लेवल पर सैनिक स्तर अधिकारियों पर होगी, द्वितीय लेवल पर उच्च सैनिक स्तर के अधिकारियों से होगी। अगर वहाँ पर भी ये इसका निर्णय नहीं निकलता है तो डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों देश के राजनयिकों द्वारा इन चीज़ों पर चर्चा की जाएगी और फिर इस चीज़ का हल निकाला जाएगा। अब भारत में ऐसी स्थिति के बाद क्या हुआ? भारत में जब चीन के इस दबाव वाली राजनीति के बाद और पिछले 45 दिन से जो भी समीकरण बन रहे थे, उसके बाद भारत के अंदर चीन के खिलाफ एक गुस्सा आम जन में व्याप्त हुआ, जिससे चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर, चीन के बाजार को भारत में ख़त्म करने को लेकर, या चीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत चोट पहुँचाने को लेकर भारत में तरह तरीके के बातें सामने आने लगी। अब एक उदाहरण आपको देता हूं कि लद्दाख में, जहां पर ये पूरा मामला चल रहा है, लद्दाख में एक जो भारतीय एक्टिविस्ट हैं और जिनका जिक्र आपने अक्सर सुना भी होगा, सोनम वांगचुक, जिनका जिक्र या जिनके ऊपर आधारित आपकी फिल्म 3 इडियट को भी बनाया गया था, सोनम वांगचुक ने लद्दाख से एक वीडियो मैसेज किया और उन्होंने एक मुहिम चलाई कि बुलेट का जवाब वैलेट का जो नारा सोनम वांगचुक ने दिया, उनका बहुत सीधा सा अर्थ था कि भारतीय बाजार में चीनी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक घुसी हुई है, और अगर चीन भारत की सीमा पर इस तरीके का तनाव बनाता है, राजनीतिक दबाव बनाता है, तो भारतीय बाजार को चाहिए कि वो चीनी सामान का
क्रय विक्रय बंद कर दे, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होगा और उसकी जो बुलेट की नीति है उसको भारत वॉलेट की नीति से यानी पर्स की नीति से, आर्थिक नीति से उसको कमजोर पहुंचावे और चीन को उसकी भाषा में समझाने के प्रयास करे कि अगर आप भारत के साथ उलझोगे तो इसमें आपका ही नुकसान है और भारत का इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसकी शुरुआत भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, जब भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। लोकल इंडिया वोकल इंडिया का जब नारा दिया तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या भारत में चीनी सामान का आयात निर्यात, इन चीज़ों पे भारत सरकार क्या विचार कर रही है और क्या भारतीय बाजार में अब चीनी सामान की जो अधिकता है उसको क्या भारतीय बाजार समाप्त करने की कोशिश करेगी। इस तरीके की भी चीज़ें सामने आने लगी हैं। लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा जब हम और आप चीन के सामान को उस तरीके से अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करें ताकि जिससे चीन के सामान को हम अगर उसको नहीं खरीदते हैं, जैसा सोनम वांगचुक कहते हैं कि अगर हम चीन के आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर देंगे तो उसकी बुलेट की नीति भी कमज़ोर होगी। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। भारत सरकार के जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकल और वोकल का मतलब, या प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे और विदेश से किसी भी सामानों का आयात निर्यात नहीं करेंगे। इसका ऐसा कतई मतलब नहीं निकाला जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और विदेशों से जिस क्वालिटी का, जिस तरीके का सामान भारत में आता है और जिस प्राइस रेट में आता है, हम उस क्वालिटी का सामान उसी प्राइस रेट में भारत में मुहैया कराने की कोशिश करेंगे ताकि भारतीय बाजार में भारतीय पैसा लगे और भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ताकि भारत दूसरे देशों पर आश्रित ना रहे। तो भारत का जो लोकल और वोकल का जो प्रोग्राम है, भारतीय सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया वो तो सरकार के माध्यम से कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी बात रख दी। लेकिन अगर आम अर्थव्यवस्था की बात करें, आम पब्लिक की बात करें, तो उसमें ये बहुत साफ समझ में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चीनी सामानों का बहिष्कार अब संभव है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप इस चीज़ को देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था से चीनी सामान की जो मांग थी वो घटती है और चीन को इससे बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसमें ये कितना भारत कर पाता है और चीन के ऊपर इससे कितना दबाव, प्रेशर जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक हम इस खबर पे अपना नज़र बनाए रखेंगे और इस खबर को आगे भी ऐसे ही हमारे साथ जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए उत्तर भारत तक न्यूज़। नई और रोचक खबरों के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।